हेलो स्टूडेंट्स, टीम समर हिल की ओर से इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आप लोग कैसे हो? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? ग्रामर पढ़ने में मज़ा आ रहा है? यदि आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग होमवर्क चेक की ओर बढ़ते हैं। पिछले क्लास में जो होमवर्क आप लोगों को दिया गया था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे लोगों ने होमवर्क को बनाया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों में से कितने लोगों का होमवर्क सही है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो था सेंटेंस करेक्शन से था। इसमें पहला सेंटेंस है डू यू नॉट कंप्लीट्स हिज होमवर्क। डू यू नॉट कंप्लीट्स, तो यहाँ सबसे पहली गलती क्या देख रहे हैं कि कंप्लीट्स लगा हुआ है और सब्जेक्ट यू है। ठीक है, तो यू के साथ एक मिनट, यस, तो पहला जो सेंटेंस है तो उसको हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, डू यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क। अब यहां देखेंगे कि वाक्य में हिज दिया हुआ है और मैंने योर कर दिया। तो यहां जो ऑब्जेक्ट दिया गया है योर होमवर्क, ठीक है, और यहां सब्जेक्ट है यू। क्वेश्चन में दिया गया था हिज, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? यू। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ जो योर शब्द है ये क्या है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, जो कि चार्ट मैंने दिया था पहले क्लास में, जिसमें पर्सन और केस के बारे में पूरा डिटेल से मैंने समझाया था आप लोगों को। तो उस चार्ट में आप देखिए कि योर जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है और होमवर्क के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो यू चूंकि सब्जेक्ट है इसीलिए योर आया। यहां अगर ही होता तब हिज रहता। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो पहला सेंटेंस क्या होगा? डू यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क। दूसरा सेंटेंस है डज दे नॉट प्रिपेयर टी। तो इसमें गलती क्या है? सबसे पहले गलती यह है कि डू लगना चाहिए, लगा हुआ है डज। क्यों? क्योंकि यहां सब्जेक्ट है दे। डू दे नॉट, प्रिपेयर्स है लेकिन होगा प्रिपेयर टी। डू दे नॉट प्रिपेयर टी। तीसरा सेंटेंस है व्हाट डज वी वांट। तो इसमें गलती क्या है? इसमें गलती है कि यहाँ डज का प्रयोग कर दिया गया है। सब्जेक्ट है वी और प्रयोग कर दिया गया डज का, ये गलत है। तो व्हाट डू वी वांट, ये राइट सेंटेंस है। चौथा सेंटेंस है व्हाई दे डज नॉट लाइक्स मी। तो व्हाई दे डू नॉट लाइक मी, ये सही होगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। सब्जेक्ट हमारा दे है तो दे के साथ डज का प्रयोग नहीं होगा, लाइक्स का प्रयोग नहीं होगा। पांचवा वाक्य है व्हाई डज वी लाफ्स ऑन देम। तो इसका भी करेक्शन होगा व्हाई डू वी लाफ ऑन देम। ठीक है, तो ये 5 सेंटेंस करेक्शन के लिए दिए गए थे। उम्मीद है कि आप लोगों का बिल्कुल 100% सही हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टास्क की ओर, जो कि था हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। पहला वाक्य है डू दे नॉट लिव एट देयर विलेज। डू दे नॉट, तो यहाँ देखिए कि जब सेंटेंस जो है डू से शुरू हो इंग्लिश का, तो हम हिंदी के वाक्य को क्या से शुरू करेंगे। ठीक है, जब इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी वाक्य डू से शुरू हो तो हिंदी में उसे क्या से शुरू करेंगे, क्योंकि ये एस नो क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ जो वाक्य बनेगा डू दे नॉट लिव एट देयर विलेज, क्या वे लोग
अपने गांव में नहीं रहते हैं। ठीक है। दूसरा वाक्य है डज मोहन कॉल यू। तो यहां भी डू या डज से शुरू हुआ, तो इसको भी हम लोग हिंदी में क्या करेंगे, क्या से शुरू करेंगे। क्या मोहन तुम्हें बुलाता है या पुकारता है। कॉल मीन्स बुलाना या पुकारना। तीसरा वाक्य है डू द बॉयज टेक एक्सरसाइज डेली। क्या लड़के प्रतिदिन व्यायाम या कसरत करते हैं। चौथा वाक्य है व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। तुम मुझसे क्या चाहते हो। क्योंकि यहां देखिए सेंटेंस पैटर्न चेंज हो गया। शुरू में आ गया व्हाट क्या है, WH वर्ड है, और जब WH वर्ड होता है तो WH जो वर्ड होता है हिंदी में वो बीच में होता है। तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या चाहते हो, इस तरह के वाक्य। पांचवा सेंटेंस है व्हाई डज ही नॉट कम हियर टुडे। वह आज यहाँ क्यों नहीं आता है। छठा है व्हाई डज योर फादर बीट यू। योर फादर तुम्हारे पिताजी, बीट यू तुम्हें, क्यों व्हाई लगा हुआ है, पीटते हैं। तो ये हो गया तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्यों पीटते हैं। तो ये हिंदी का होमवर्क। उम्मीद है कि आप लोगों का ये दोनों होमवर्क बिल्कुल सही हुआ होगा। तीसरा होमवर्क था राइट 50 वर्ब्स विद देयर वर्ब फॉर्म्स। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने 50 वर्ब्स उनके वर्ब फॉर्म के अनुसार लिख लिए होंगे। और यदि आप लोगों में से किसी ने नहीं लिखा है तो प्लीज़ आप लोग लिखें, क्योंकि वर्ब फॉर्म्स लिखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आपको पूरे टेंस के दौरान वर्ब के विभिन्न फॉर्म्स के उपयोग की आवश्यकता पड़ेगी, और तब आपको वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स याद रहने ज़रूरी हैं। ग्रामर के बुक में भी आप लोगों को ये वर्ब फॉर्म्स मिल जाएंगे, तो उस बुक से भी आप हेल्प ले सकते हो। उसके बाद का होमवर्क था राइटिंग। और राइटिंग में मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया है कि आप लोग पर डे राइटिंग लिखिए। पर डे हिंदी में इंग्लिश में दोनों में राइटिंग आप लिखें, क्योंकि राइटिंग लिखने से ही आपकी लिखावट में सुधार होगा और धीरे धीरे आप बेहतर लिखते जाओगे। आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, राइटिंग सुंदर होगी। तो जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी जांच करेगा वो आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर देगा, क्योंकि राइटिंग के अनुसार ही एक्सप्रेशन पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो पहला जो इम्प्रेशन होता है वो राइटिंग का होता है, इसलिए आपकी राइटिंग अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज के क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के और भी उपयोगों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए सीखते हैं आज के क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलग अलग उपयोग। तो इसमें जो पहला है सिंपल प्रेजेंट इन फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट इन फ्यूचर क्या है? तो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो भविष्य में घटित होने वाले होते हैं, लेकिन उनका अंग्रेजी का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है। जैसे कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और वो भविष्य में होने वाला है, लेकिन उसका जब अंग्रेजी अनुवाद होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जैसे प्रधानमंत्री कल पटना आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर कम्स पटना टुमारो। वहाँ पे विल का प्रयोग या शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे।
क्योंकि ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं जो भविष्य में होने वाले हैं लेकिन पूर्व निर्धारित होते हैं, तो इनका अनुवाद क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार होगा। जैसे एक उदाहरण अभी मैंने आपको बताया, तो इस उदाहरण को मैं यहाँ लिखता हूँ कि प्रधानमंत्री कल पटना आते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री यहाँ सब्जेक्ट हो गए, द प्राइम मिनिस्टर। और वर्ब यहाँ क्या है, आते हैं, तो यहाँ कम्स का प्रयोग करेंगे। कहाँ आते हैं, तो पटना, पटना ऑब्जेक्ट हो गया, पटना। कल आते हैं, तो कल की अंग्रेजी टुमारो। द प्राइम मिनिस्टर कम्स पटना टुमारो। ठीक है, मेरे पिताजी अगले दिन मुंबई के लिए प्रस्थान करते हैं, तो माई फादर लीव्स फॉर मुंबई टुमारो। टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे इत्यादि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में जो भविष्य में होने वाला है लेकिन पूर्व निर्धारित है, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला था सिंपल प्रेजेंट इन फ्यूचर। दूसरा है जानता है या आता है या पता है, नो या नोज हाउ टू। इस तरह के वाक्य कैसे होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, उसे साइकिल चलाना आता है, उसे साइकिल चलाना आता है। मुझे खाना पकाना आता है। तो इस तरह के सेंटेंस आता है या फिर जानता है भी लगा हुआ रह सकता है। उसे, वह साइकिल चलाना जानता है, वह कंप्यूटर चलाना जानता है, उसे कंप्यूटर चलाने के बारे में पता है। इस तरह के सेंटेंस, तो जब इस तरह का सेंटेंस होगा तो उसके अनुवाद करते समय कैसे अनुवाद करेंगे देखें। तो यहाँ देखिए उसे है, उसे यानी कि वह का रूप है। ठीक है, वह का रूप है उसे, तो वह की अंग्रेजी ही। अब ही क्या है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ नोज का प्रयोग करेंगे। नो मीन्स जानना और नोज मीन्स जानता है, ही नोज। उसके बाद हाउ टू लगाएंगे। अब साइकिल चलाना की अंग्रेजी क्या होगी, हाउ टू ड्राइव ए बाइसिकल। दूसरे सेंटेंस की ओर बढ़े, मुझे खाना पकाना आता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मुझे, यानी कि आई। मुझे किसका रूप है, मैं का, तो मैं की अंग्रेजी आई। आई नो, आई के साथ क्या होगा, नो का प्रयोग होगा, क्योंकि नोज का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ करना है। ठीक है, और आई थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है नहीं, तो आई नो हाउ टू कुक। फूड भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कुक से ही खाना पकाना का भाव आ जाता है। आई नो हाउ टू कुक उतना भी चलेगा। तो यहाँ समझने की बात है, नो हाउ टू का प्रयोग और नोज हाउ टू का प्रयोग किन परिस्थितियों में होता है, जब वाक्य में आता है या जानता है या पता है इत्यादि लगा रहे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों पैटर्न समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आज के होमवर्क की ओर। आज का होमवर्क जो है मिसलेनियस भी होगा और इन दोनों पैटर्न के ऊपर भी आधारित होगा। तो आज का होमवर्क आप लोगों के लिए ये रहा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद इसको अपने नोटबुक पर नोट कर लेंगे और फिर इसको बना कर रखेंगे और फिर अगले क्लास से इसको चेकआउट कर लेंगे। इसमें पहला जो होमवर्क है वो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का है। 15 ट्रांसलेशन दिए गए हैं आज।
दूसरा है अरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें शब्दों को उल्टा पुल्टा दिया गया है, आप लोगों को सही करके एक सार्थक वाक्य बनाना है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ही होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लेना है और उसके बाद आप लोगों को इसका बना करके रखना है। फिर अगले क्लास से हम लोग इसको क्या करेंगे, चेकआउट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और ग्रामर में कुछ और होमवर्क मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। पिछले बार मैंने आप लोगों को 50 वर्ब की लिस्ट बनाने के लिए दिया था, इस बार मैं आप लोगों को 50 एडजेक्टिव का लिस्ट बनाने के लिए दे रहा हूँ। और एडजेक्टिव के भी 3 फॉर्म होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा होगा आप लोगों ने। एडजेक्टिव के जो 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इन तीनों फॉर्म में आप लोगों को 50 एडजेक्टिव्स के लिस्ट तैयार करने हैं। जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ठीक है, एक उदाहरण मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इस प्रकार से 50 एडजेक्टिव के लिस्ट आप लोगों को तैयार करने हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। मन लगा करके पढ़ते रहिए। धन्यवाद।